G20 की कामयाबी की बात करेंगे। दुनिया में डंका और दिल्ली में जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देख रहे हैं, ये काफिला आ रहा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी G20 में की कामयाबी के बाद पहली बार बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। ये आप देख रहे हैं बीजेपी का दिल्ली का हेडक्वार्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की सफलता के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे। कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। ये पीएम मोदी का काफिला जो आप देख रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा, अमित शाह पहले से मौजूद थे अंदर। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, ऊपर से देखिए फूलों की बारिश हो रही है। जिस तरह से शानदार G20 समिट हुई, देश ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उसके बाद पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए पहुंचे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत मंडपम की, जहां G20 समिट हुई थी। जब दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जब दुनिया मोदी का गुणगान करती है तो देश का सीना ऐसे ही गर्व से चौड़ा हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 का ऐसा आयोजन हुआ जैसा दुनिया में अब तक कभी नहीं हुआ। इसे देश के लोगों ने भी माना और दुनिया की बड़ी बड़ी सियासी हस्तियों ने भी। जब कामयाबी इतनी बड़ी हो तो एहसास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। दरअसल G20 की कामयाबी के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। इसके लिए सुबह से ही तैयारियां हो रही थीं। मोदी के स्वागत के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। लोग ढोल नगाड़े पर G20 की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, जो नेता आए थे वो तो तारीफ कर रहे थे, वो आपने सुन लिया। बहुत से लोग कहेंगे आए थे तो कर गए, लेकिन जो नहीं आए थे वो अपने देश से तारीफ कर रहे हैं। देखिए पुतिन को आप देख रहे हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता किसी से छिपा नहीं, बहुत अच्छे संबंध है भारत के। और बड़ी कामयाबी जो भारत ने हासिल की वो घोषणा पत्र में G20 के कि रूस का नाम उसमें नहीं आने पाया, सबको मोदी ने मना लिया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, रूस से पुतिन नहीं आए, रूस से विदेश मंत्री आए थे, रूस के सरगेई लावरोव। पुतिन अब मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। पुतिन मोदी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। पुतिन मोदी के काम करने की तारीफ कर रहे हैं। आज ही पुतिन ने तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। पहले मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। पुतिन ने नरेंद्र मोदी की फिर प्रशंसा की। उन्होंने कहा भारत की आर्थिक नीतियों की सराहना की है, खासतौर से इस मेक इन इंडिया की। पुतिन ने कहा पीएम मोदी जबरदस्त काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुताबिक उनकी नीतियां हैं, यानी मोदी की नीतियां हिंदुस्तान के हिसाब से हैं, जिससे वहां के लोगों को सीधे फायदा मिल रहा है। मोदी अपने घरेलू ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं और वो आयात से ज्यादा घरेलू उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमें मोदी जैसी नीतियों को प्रमोट करना चाहिए। यानी पुतिन कह रहे हैं रूस में उन नीतियों को प्रमोट करो जैसे मोदी अपने देश में जिन नीतियों को प्रमोट कर रहे हैं। पहले हमारे पास भी घरेलू स्तर पर बनाई गई कारें नहीं थीं, लेकिन अब हमारे पास अपने देश में बनाई कारें मर्सिडीज या ऑडी की तुलना में मामूली दिखती हैं, लेकिन अपनी बनाई कार है, इससे फायदा होता है। पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम पर यह बातें कही, जो कि एक जाना माना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है। तारीफ में आगे क्या कह रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन ने भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे की तारीफ की। जो कॉरिडोर मैंने आपको दिखाया था कि जो मुंबई से होता हुआ सीधे जर्मनी तक जाएगा, यानी यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन होता हुआ जर्मनी जाएगा, उसकी तारीफ कर रहे हैं। कहा इससे रूस का नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा।
G20 के दौरान इस गलियारे पर समझौता हुआ था जिसमें भारत से यूरोप तक रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। भारत, अमेरिका, यूएई, यूरोप ने इस पर हस्ताक्षर किए। पुतिन पहले भी मोदी की तारीफ कर चुके हैं। जून में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, मोदी को अपना दोस्त बताते हुए खूब सराहना की थी। कहा था उनका मेक इन इंडिया की सोच जबरदस्त है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव साफ दिखता है। मेक इन इंडिया की सोच की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं पीएम मोदी के दोस्त पुतिन को, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। Procured in the 90s in huge numbers, but I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India, and in this regard Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand made in India. We have those vehicles available as well. तो पुतिन मोदी की तारीफ कर रहे हैं, देश क्या कह रहा है सुनिए जरा। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो लोग आए थे वो क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा हमारे देश में आयोजन हुआ और वो सफल रहा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये ऐसा पहली बार हो पाया है कि इतने सभी देश मिलकर के इतने मुद्दों पे एक साथ सहमत हुए हैं। हमें मोदी जी पे गर्व है कि उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन जो किया, जिसमें पूरे विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली नेता है और हमारे देश का मान इतना बड़ा है। मुझे तो गर्व है, कहते हैं मेरा भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। मैं मोदी जी को तहे दिल से जय श्री राम बोलता हूँ, जो कि आपने इतना बड़ा समिट करके पूरे देश का मान जो पूरी दुनिया में बढ़ाया है। मोदी मोदी इन्होंने जो काम किया है वो पूरी दुनिया में आज तालियां इनकी बज रही है, और ये सच में भारत विश्व गुरु पहले था और आज भी है, क्योंकि मोदी जी ने दिखा दिया कि दुनिया में भारत से आगे कोई देश नहीं है। बड़ी बात यह है कि विदेशी नेता भारत की तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। विदेशी नेता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके उद्घाटन में बुला लीजिए। ये अब विदेशी नेता कह रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये है दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष। इन्होंने कहा है कि हम आना चाहते हैं भारत। अगली तस्वीर दिखाई, ऋषि सुनक आए थे जो कि अक्षरधाम गए थे। ऋषि सुनक को रिसीव करने पहुंचे थे खुद अश्विनी चौबे, उन्होंने न्योता दिया। अगली तस्वीर दिखाई, ऋषि सुनक खुद भी धार्मिक आदमी है, पत्नी के साथ पहुंचे थे अक्षरधाम, वहां पूजा पाठ किया था। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई, या उसके बाद स्वामीनारायण मंदिर में संतों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं ये राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष हो या ब्रिटेन के पीएम हो। खुद कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि उन्हें आना है इस मौके पर। अयोध्या पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं इस वक्त। दुनिया के कई देश अयोध्या आना चाहते हैं, खासतौर से राम मंदिर के साक्षी बनना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया के ने अयोध्या आने की इच्छा जताई है। उनके जो राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि दक्षिण कोरिया का अयोध्या से बहुत गहरा नाता है, हम दोनों के लिए अयोध्या ऐतिहासिक महत्व का है। अयोध्या दक्षिण कोरिया का जो रिश्ता है वो 2000 साल पुराना है। मंदिर उद्घाटन में दक्षिण कोरिया खुद शामिल होना चाहता है। अगर भारत से निमंत्रण मिलता है तो हम शामिल होंगे। हमें राम मंदिर उद्घाटन के बारे में डिटेल और जानकारी मिले। दक्षिण कोरिया के राजदूत हैं चांग जे-बोक, उन्होंने ये इच्छा जताई है जनवरी के तीसरे हफ्ते में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। पीएम मोदी भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले ब्रिटेन के पीएम सनातन में आस्था जता चुके हैं। ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। उन्होंने वहां पूजा पाठ की थी, आशीर्वाद लिया था। G20 में भाग लेने के लिए ऋषि सुनक आए थे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ऋषि सुनक को राम मंदिर उद्घाटन पर आने का निमंत्रण दे चुके। सुनिए जरा बीजेपी के नेता संबित पात्रा को। ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये यूं ही हो गया था। यूं ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, when one of the most important political parties of this country denied the existence of the faith of India,
हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। अब आपको दिखाने जा रहे हैं राम मंदिर से जुड़े अवशेष की तस्वीर आज सामने आई है। जब राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये तस्वीर वो है जो अनदेखी तस्वीर है, जो लोगों ने नहीं देखा। कहा गया ये वो अवशेष हैं जो खुदाई में निकले थे, ये मंदिर के अवशेष हैं, ये खंडित अवशेष हैं, इसमें शिलापट भी हैं, देख रहे हैं आप। ये अलग अलग तस्वीरें, ये सारे अवशेष, इसमें कई खंडित मूर्तियां आप देख रहे हैं, कई शिलापट देख रहे हैं। ये सारी चीजें आज तस्वीरें जारी की गई, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। और ये तब सामने आया है जब एक तरफ उद्घाटन की तैयारी चल रही है। ये है वो तस्वीर, ये बड़ी खबर अयोध्या से आई और अयोध्या में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर निर्माण में खुदाई के दौरान ये सारे अवशेष मिले थे, जिसकी तस्वीर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आज साझा की। महासचिव चंपत राय ने इन्हें मीडिया में शेयर किया। इन तस्वीरों में मंदिर के अवशेष साफ साफ नजर आ रहे हैं, कलाकृतियां दिख रही हैं, खंडित मूर्तियां भी नजर आ रही हैं, मिट्टी के कई बर्तन भी हैं, प्राचीन कलश भी दिख रहे हैं इसमें, और नक्काशीदार शिलाएं भी हैं। साथ ही साथ मंदिर के टूटे हुए ऊपर की तरफ स्तंभ भी नजर आ रहे हैं और मंदिर के चौखट भी इसमें शामिल हैं। मंदिर ट्रस्ट ने फिलहाल इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बताया है और क्या मिला है, और माना यह जा रहा है कि अवशेष जब नींव की खुदाई की गई तब मिले। इससे पहले भी खुदाई में इस तरह के अवशेष मिल चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट इसके लिए म्यूजियम बनवाने जा रहा है, जो भगवान राम मंदिर परिसर में ही बनाया जाएगा, ताकि श्री राम मंदिर में जो भी दर्शन करने भक्त आए वो ये भी देख सकें। सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन और बीजेपी के नेता विनय कटियार क्या कह रहे हैं। जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोग वो मंदिर चाहते थे, मंदिर बन के तैयार है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से। तो जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के ट्वीट की जा रही है। मंदिर के अंदर जो मिल रहा है सब पुराना है, तो ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसीलिए सब धरोहर है। ये हम भटका नहीं रहे हैं, हम इस बात को मजबूत कर रहे हैं कि देखिए ये मंदिर पुराना है, इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तो पुरानी परंपरा है, कुछ न कुछ बोलना है। जब विदेश के नेता यहां आए थे, विदेश के नेता तारीफ कर रहे हैं, पुतिन जैसे नेता, दक्षिण कोरिया के नेता कह रहे हैं कि मुझे राम मंदिर उद्घाटन पर आना है। इस बीच ममता बनर्जी विदेश में है, तस्वीर आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी विदेश गई हैं, लेकिन बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई। ममता बनर्जी को मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे, और आप जानते हैं ममता दीदी से क्या पूछा विक्रमासिंघे ने? वो पूछ रहे हैं आपका गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन है। ये सवाल तो भारत में पत्रकार पूछते हैं इंडिया अलायंस से कि आपका गठबंधन का आखिर पीएम चेहरा कौन है, यही राष्ट्रपति ने भी पूछ लिया। जरा सुनिए ये बातचीत। Yes, we can I ask you one question? Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You're all wondering, huh? It depends on people, you know. Question she has not answered you. Yes, sir, I answered. No, is she going to lead the opposition alliance? Sir, opposition may be position also. Yes, we Can I ask you one question? Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You're all wondering, huh? It depends on people, you know. Question she has not answered you. Yes, sir, I answered. No, is she going to lead the opposition alliance? Sir, opposition may be position also. आपने सुना, ममता बनर्जी से राष्ट्रपति ने सवाल पूछ लिया, वो भी पत्रकारों वाला। अब दीदी फंस गई। ममता बनर्जी दुबई एयरपोर्ट पर थी दरअसल, और ममता दुबई से स्पेन के मैड्रिड जा रही थी। एयरपोर्ट पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति भी मौजूद थे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमासिंघे भी कहीं जा रहे थे, तभी विक्रमासिंघे की नजर ममता बनर्जी पर पड़ी। उन्होंने ममता बनर्जी को इशारा कर पास बुलाया। दुबई एयरपोर्ट पर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसी दौरान विक्रमासिंघे ने एक अहम सवाल पूछ लिया, पूछा क्या वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने जा रही हैं। ममता ने पहले तो हैरानी जताई,
लेकिन इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह विपक्ष और लोगों पर निर्भर करता है। इस बातचीत से उनकी इच्छा सबके सामने आ गई। ममता इन दिनों 12 दिनों की विदेश यात्रा पर है। ममता दुबई के बाद अब स्पेन पहुंच गई हैं। मैड्रिड में 3 दिवसीय समिट में भाग लेंगी। मैड्रिड में 3 दिवसीय बिजनेस समिट हो रही है और बंगाल में ग्लोबल बिजनेस समिट नवंबर में होनी है। ममता बनर्जी ने समिट के लिए विक्रमासिंघे को भी न्योता दिया है। तो दरअसल ये हुआ। अब इस बीच देश में पोस्टर भी लग रहे हैं। पोस्टर में जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक आज बैठक हुई, ये आप देख रहे हैं। ये बैठक की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की। शरद पवार आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में शरद पवार के घर पर यह बैठक हुई, जिसमें आप देखिए महबूबा मुफ्ती मौजूद हैं, उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, तेजस्वी हैं, डी राजा हैं, संजय राउत हैं, ये सब मौजूद थे। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। अब आपको बताता हूं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है, इस बैठक में क्या हुआ, कौन कौन मौजूद थे, ये आपको दिखा दिया है। दरअसल दिल्ली में आज विपक्ष की मोर्चेबंदी हुई। शरद पवार के घर इंडिया की बैठक हुई। आज की बैठक समन्वय समिति की बैठक थी, जो विपक्ष की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसे सीटों का बंटवारा तय करना है। विपक्ष की समन्वय समिति की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में कुल 14 सदस्य हैं। 13 सदस्य शामिल हुए। इसमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी नहीं आए, ममता बनर्जी के भतीजे। उन्हें आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया। जेडीयू से लल्लन सिंह को आना था, वो भी नहीं आए। उनकी जगह पर संजय झा को भेजा गया। आखिरी वक्त में नीतीश ने फैसला लिया, लेकिन बैठक में सीटों पर कोई बात नहीं हुई। इनमें अलग अलग राज्यों में रैली का फैसला लिया गया है। पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी, और जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा होगा। जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया जाएगा। सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला लिया जाएगा, और लेकिन कब होगा, इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। सुनिए इस बैठक से निकलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल। The seat sharing, the coordination committee decided to start the process of determining seats sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। स्वयं उठो, आगे निकलो, घर से बाहर आओ। वो धर्म का किताब नहीं पढ़े हैं, धर्म का किताब का बाहरी पन्ना देखे हैं। किताब पढ़े होते तो आज हिंदू धर्म को गाली नहीं देते। भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है।